हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल निकोला क्लासेस। मैं मोहन। आज हम 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सोल्यूशन करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डे 1 के, जो कि सुबह जो क्वेश्चंस थे वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमारी फोटोसिंथेसिस जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करी गई है? हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो हमारा होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है दूसरा? वाटर, सनलाइट, और प्लांट में जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। एक तो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होती है और हाइड्रोजन। अब यहाँ से हमारे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब ये ब्रेक डाउन होती है यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है और साथ में कार्बन अलग से मिल जाता है। यहाँ भी हमारे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक हो जाती है अलग अलग। ठीक है, सनलाइट क्या काम करती है? सनलाइट जो काम करती है ना, सनलाइट क्या करती है? इनको ब्रेक करने का काम करती है। इन दोनों चीज़ों को, कंपाउंड्स को ब्रेक करने का काम करती है। वो कैसे काम करती है? सनलाइट के अंदर जो हीट होती है वो ना इन दोनों चीज़ों को ब्रेक करती है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को। अब आपको पता होगा कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऐसे रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उनको ब्रेक कर देते हैं और साथ में निकाल लेते हैं और हमें रिलीज कर देते हैं। और जो बचा हुआ रॉ मटेरियल होता है उससे वो अपने लिए ग्लूकोज बना लेते हैं। अब ग्लूकोज क्यों बनाते हैं? हमारी बॉडी को भी ग्लूकोज की जरूरत होती है, ऐसी प्लांट की बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो ग्लूकोज से अपना खाना बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि एंडोथर्मिक क्यों हुआ। अब एंडोथर्मिक की आपको पता होगा, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक में ना हमारे रिएक्शन के अंदर अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है, उस रिएक्शन को करने में हीट इन्वॉल्व हो रही है, तो वहाँ पर क्या है? वो रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक कहलाता है। वहीं अगर रिएक्शन के अंदर हीट निकल रही है तो हमारा एक्सोथर्मिक कहलाता है। लेकिन हमें यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को हमें ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब जल्दी से मैं यहाँ पर उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या फोटोसिंथेसिस के बीच में रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये रही हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है जो हमारे रिएक्टेंट साइड में है, प्लस यहाँ पर हमारी सनलाइट जा रही है, साथ में क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रही है। क्लोरोफिल भी वहाँ पर है, जिस पे क्लोरोफिल पे होती है स्टोमेटल पोर्स वगैरह, तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में। ये हमारा यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बन गया पूरा यहाँ पर, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हुई है और वाटर भी रिलीज हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ पर हमारे को एक चीज़ें क्लियर होगी सारी की सारी कि हमारी ऑक्सीजन भी रिलीज हुई है, साथ में हाइड्रोजन वाटर भी रिलीज हुआ है और ग्लूकोज भी रिलीज हुआ है, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है। पक्का आप क्लियर हो गया होगा सारा कुछ तुम्हें कि एंडोथर्मिक क्यों होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको जब तक रब करते हैं। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। उन 2 पार्ट्स के अंदर हमारी वर्ड इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये वाली वर्ड इक्वेशन गिवन है, इसको हमें केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहले एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम मेटल सबसे पहले दिखा है, एल्यूमिनियम मेटल ने रिप्लेस किया आयरन को फेरिक ऑक्साइड में से। अब आयरन को हम फेरस, फेरिक ये सब भी कहते हैं। तो एल्यूमिनियम के किसको रिप्लेस किया? आयरन को फेरिक ऑक्साइड में से। ठीक है, तो ये रहा एल्यूमिनियम। इसने किसको रिप्लेस किया? इसको रिप्लेस किया। तो क्या देगा भैया? ये Al2O3। ठीक है, ये भी Al2O3 देगा। अब कैसे देगा? तुम्हें याद होगा कि जब हम इन दोनों की क्रॉस करते हैं तो इसकी वैलेंसी होती है 3 होती हैं। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, AlO की क्या होती है? -2, इसकी +3 प्लस होती है। ये दोनों तब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये इसके ऊपर 3 गया, इसके ऊपर 2 गया, Al2O3 बन गया। साथ में क्या छोड़ दिया इसने वापस हमारे पास? क्या छोड़ दिया हमारे पास? फेरिक कह लो, आयरन कह लो, आयरन हमारा बचे में छोड़ दिया इसने। ओके, आयरन छोड़ दिया। अभी हम देख लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस होती है या नहीं होती है। बैलेंस करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला गया, यहाँ पर लिखा होगा आपके पास कि इनको लिखने के बाद, हमारा सो कन्वर्ट करने के बाद इनको बैलेंस भी करना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायरेक्टली देख लेते हैं थोड़ा।
एल्यूमिनियम के कितने हैं, एल्यूमिनियम पकड़ के चलते हैं, एल्यूमिनियम। या ऑक्सीजन देख लेते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखते हैं ना, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो भैया यहाँ 2 लगा दिया हमने। यहाँ पर आयरन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट भी इसका जल्दी से देख लेते हैं। इतना से ही काम करना था। करना क्या था, एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। आयरन ये था, फेरिक ऑक्साइड ये थी पूरी, Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड था Al2O3। क्या किया, एल्यूमिनियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तुमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ी रखी होगी, ठीक है। और साथ में बेचारे आयरन को बाहर निकाल दिया। क्यों, अब आयरन को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि एल्यूमिनियम ना थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए उसने बाहर उसको निकाल दिया, ठीक है। जल्दी से इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मतलब इसी का दूसरा पार्ट है बेरियम का, क्योंकि बेरियम कैसे रिएक्शन करता है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट टू गिव जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब हमारा बेरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, BaCl2, ठीक है। और BaCl2 रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट क्या होता है हमारा, ZnSO4, ठीक है। क्या देता है हमारे को, जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड क्या देता है, बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4, ठीक है। ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है। इतना हमें कन्वर्ट कर लिया इनको। अब हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन वो बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं। भैया ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। साथ के साथ ये सल्फर भी चेक कर लेते हैं, 1 2, ठीक, मतलब एक सॉरी। बेरियम चेक कर लेते हैं, बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है बेरियम। फिर जिंक चेक कर लेते हैं, जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है। क्लोराइड चेक कर लेते हैं, क्लोराइड 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये वाली हमारी केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस्ड है, ठीक है। इतना सा काम करना होता है बैलेंसिंग में हमारे को। अब बैलेंसिंग में बहुत लंबा काम नहीं होता, यहाँ पर बैलेंसिंग में जब काम आता है जब हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग करते हैं, हाफ वाली वो दूसरी आती है, वो 11th क्लास में आती है। लेकिन हमारे को यहाँ पर एलिमेंट्स चेक करने कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में हमारे को इन सब के एग्जांपल्स देने हैं। किन किन के एग्जांपल देने हैं, 5 चीज़ों के एग्जांपल देने हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। इवोल्यूशन गैस में हम कौन सा ले सकते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4। अब H2SO4 क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या दे रहा है हमारे को, ZnSO4 बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है, साथ में हमारे हाइड्रोजन गैस बन रही है जो कि ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल। अब बात आई चेंज इन कलर की। तो चेंज इन कलर में हमारे पास एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4 गिव्स यहां लिख लेते हैं अपन लोग, FeSO4 प्लस कॉपर। यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। यहां पहले क्या रिएक्शन रंग था इनका, ब्लू था। कॉपर सल्फेट का कलर था, ब्लू था। अब जब फेरस सल्फेट में कलर कन्वर्ट हुआ तो वहां पर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये हमारा पास चेंज इन कलर का एग्जांपल आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है हमारा जब कोई हमारा रिएक्शन होता है तो उसमें जब रिएक्शन करने के बाद कुछ चीज़ जो नीचे जो है सॉलिड कंपाउंड नीचे जाके टेस्ट ट्यूब के अंदर या कोई भी हम जिस बीगर के अंदर रिएक्शन कर रहे होते हैं वहाँ जम जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट को हम PPT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हमारे पास एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2। क्या देता है हमारे को ये,
BaSO4 और साथ में 2NaCl, हमने हाथ के साथ बैलेंस कर दिया इसको, ठीक है। तो ये सारा हमारा एक्वस फॉर्म में था, ये दोनों हमारे एक्वस फॉर्म में थे, लेकिन ये जो बना ये हमारा बन गया किसमें, सॉलिड फॉर्म में। तो ये नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन के लिए हम शो करते हैं एरो नीचे का यानी कि नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, ये सेटल डाउन हो गया तो प्रेसिपिटेट बन गया। यहाँ पर हमने ऊपर का एरो शो किया था कि ये उड़ गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं किसका, चेंज इन टेम्परेचर का। अब यहाँ पर हमारे को आप ध्यान से देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है कि यहाँ पर इसने जाके इसको रिप्लेस किया, इसने आके इसको रिप्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। और कहीं पर हुआ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, इसने इसको रिप्लेस किया और यहाँ जाके ये आया। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है कि आयरन ने Cu को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो अब जल्दी से चेंज इन टेम्परेचर का रिएक्शन देख लेते हैं। तो चेंज इन का है हमारे पास CaO यानी कि क्विकलाइम, इसको हम क्विकलाइम कहते हैं। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बना रहा है, हीट बना रहा है। तो जब ये रिएक्शन होगा, अगर हम क्विकलाइम को वाटर के अंदर क्विकलाइम डालेंगे तो वहां पर रिएक्शन क्या होगा, हमारा बनेगा एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, याद रखना स्लेक्ड लाइम, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। अब हीट निकली तो जब बीकर जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा, या टेस्ट ट्यूब जिसमें भी हम टेस्ट कर रहे हैं। अब लास्ट है हमारा चेंज इन स्टेट, यहाँ पर हम हटाए तो चेंज इन स्टेट भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो दोस्तों चेंज इन स्टेट, तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिए और ऑक्सीजन गैस लिए, गैस की फॉर्म में दोनों, क्या देंगे हमारे को, H2O देंगे लिक्विड की फॉर्म में। तो यहाँ पर गैस में इनकी स्टेट थी गैसियस, गैस में थी इनकी स्टेट गैसियस, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट थोड़ा बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लेते हैं। क्या करना है उसके अंदर, एक तो हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक्सप्लेन करने, साथ में उनके एग्जाम्पल्स लेने हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक तो फोटोसिंथेसिस में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। अब और डेफिनेशन में क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। किसी रिएक्शन के अंदर जब हीट इन्वॉल्व हो रही होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये थोड़ा सा बेकार लिख दिया यार मैंने, थर्मिक, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला तो अभी आप अपने एग्जांपल देख ही लिया था पहले। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3, हीट यहां पर हमने दी है, किस में कन्वर्ट हो गया है, CaO प्लस CO2। ये हमारा क्या था, क्विकलाइम था, और इसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी, ठीक है। ये हमारा था कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट देने पे टूट गया, किसमें, CaO यानी कि क्विकलाइम में, CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके अंदर हीट निकलती है, ठीक है। जो भी कोई रिएक्शन होगा उसके अंदर हीट निकलेगी। तो एक्सोथर्मिक के अंदर क्या कह सकते हैं अगर हम, कि कोई भी रिएक्शन होगा, लेट्स से कि बर्निंग ऑफ कोल वगैरह, तो वहाँ पर भी हीट निकलेगी, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है, हीट निकलेगी, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं इसी का देख लेते हैं। अगर हम क्विकलाइम के अंदर पानी डाल दें, एक्सोथर्मिक लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर हम क्विकलाइम के अंदर यानी कि CaO के अंदर पानी डाल दें यानी कि वाटर डाल दें, तो वो क्या देगा, हमें देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा,
और साथ में देगा हीट। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन के अंदर हमारी हीट निकल रही है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। बहुत ईजी है यार कि एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व हो रही होती है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। एक्सोथर्मिक क्या होता है, उस रिएक्शन के अंदर हीट निकल रही होती है खुद ब खुद ही, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। हमने एक दो एग्जाम्पल और भी देखे होंगे। चलो अब जल्दी से हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। उनके सारे पार्ट्स लिख लेते हैं, फिर आप भी अपने क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पे सुबह जो क्वेश्चन आएंगे उनको प्रैक्टिस तो जरूर किया होगा, तो आप भी क्रॉस चेक कर लेना कि आपने सही किया था, कि आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को समझ पाए या नहीं पाए। और अगर कल तो छुट्टी है, कल संडे है, तो कल तो क्वेश्चन वगैरह आएंगे नहीं, आपके सीधा मंडे को आएंगे क्वेश्चन वगैरह। एक तो 9th क्लास के आएंगे मैटर के, और 10th क्लास के आएंगे ट्रिगो के। तो दोस्तों ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। इसमें हमारे क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक एंड विच आर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब फर्स्ट वाला पार्ट जो है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सबको पता है कि अगर हम नेचुरल गैस या कोल या पेट्रोल को अगर बर्न करते हैं तो साथ में हीट निकलती है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट निकलती है। अब हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कौन क्या होता है उसमें, एंडोथर्मिक। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, उसके अंदर हम ना एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है। आपने स्टीमर्स देखे होंगे, स्टीमर देखे, सबके घर में स्टीमर्स होते हैं आजकल, कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइज करा जाता है, बिजली छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है भाप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। अब एंडोथर्मिक कैसे हुआ, अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हम उस रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं, तो इसलिए वो एंडोथर्मिक हो गया। रेस्पिरेशन, ह्यूमन की रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, फिर सांस बाहर छोड़ते हैं, तो सांस जो आती है गर्म सांस आती है, तो वो सांस जो आती है गर्म होती है, साथ में उसकी हीट आती है। हम जो एनवायरनमेंट से सांस लेते हैं वो तो ठंडी होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी लेते हैं हम, गैस इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, वो ठंडी होती है। जब हम बाहर छोड़ते हैं तो गर्म आती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अभी थोड़ी देर पहले देखा था डिकम्पोजिशन, ऐसा कुछ कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एंडोथर्मिक। यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ी थी। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शंस। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नहीं भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगता ही नहीं, जब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिस्कस करी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, कि जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखते हैं, कि जो उनका मास हो। जैसे मास इन द सेंस कि अगर हम देखें कि H2O जब बनता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर जब होता है, तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स H2O। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर गया है, लेकिन हाइड्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल उधर चले गए हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो गए। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगी। क्यों बैलेंस हो जाएगी, अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल कह लो या एटम कह लो, और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, और 2 तो ऑक्सीजन के एटम थे ही। कैसे थे, 2 मल्टीप्लाई इंटू 1 थी, तो ये ऐसे हमारी बैलेंस होगी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, मास देखा था। यहाँ पर मास किसका था, 2 ऑक्सीजन थी, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पर मास ही देखे ना, 1 या 2, तो ये मास ही देख रहे हैं। अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर कितना हो गया, 32 हो गया, यहाँ पर भी 32 होता है। सिंगल का तो 16 ही होता है, पहले तो यहाँ 16 ही था ना। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं। और अगर आपको और सॉल्यूशंस वगैरह आएंगे हमारे मंडे वगैरह को, तो आप वो वाली वीडियोस भी जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू निकोला क्लासेस एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम।